हेलो एवरीवन। मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 11 ये बच्चों के एग्ज़ाम के लिए मैं सीरीज़ बना रही हूँ और इसमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड एक्सक्रीशन इसका ये थर्ड पार्ट है। मतलब इसमें ये क्वेश्चन हो जाएंगे काफ़ी क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तीनों पार्ट्स में मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस। पहले रीड कर लो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूरीमिया एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मायस्थीनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस, या इसको डायलिसिस भी बोलते हैं या केवल आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस। जो डायबिटीज़, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ, डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरा है डायबिटीज़ मेलिटस। सबसे पहला ये 3-4 पॉइंट इसमें दे सकते हो। फर्स्ट पॉइंट दोगे, इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन, दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी, मतलब ये ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ये इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें दूसरा बताओगे कि जो ADH हार्मोन, ADH कहाँ से सिक्रीटेड होता है? सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, और ये जो सिक्रीट होगा, सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ islets of Langerhans of pancreas। पेंक्रियास में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें 2-3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, PP सेल्स। तो ये बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन। इसमें जो थर्ड पॉइंट दोगे, मतलब अगला जो पॉइंट दोगे इसमें, कि इसकी डेफिशिएंसी से, जब ADH की डेफिशिएंसी हो रही है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब थर्ड पॉइंट है, मैं बोल के ही बता रही हूँ कि इसमें जो DCT था नेफ्रॉन का, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो यूरिन जो होगा, मोर यूरिन पासिंग, मतलब जो यूरिन पर डे 1 से 1.5 लीटर होता है, उसका अमाउंट बढ़कर 4 से 5 लीटर हो गया। और 4 से 5 लीटर होने पर क्या होगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन होगा तो पॉलीडिप्सिया, प्यास भी ज़्यादा लगती है, और डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस। इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो इसमें क्या होगा कि शुगर लेवल, जो शुगर है, क्योंकि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और जब शुगर यानी कि ग्लूकोज जब डेफिशिएंसी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्लूकोज इंक्रीज्ड इन ब्लड, और जब ब्लड में इंक्रीज्ड होगा तो इस कंडीशन को पहले बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जब इंक्रीज शुगर ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगती है, तब इस केस को कहने लगते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, शुगर जैसे नॉर्मल कहते हैं शुगर की बीमारी, वो डायबिटीज़ मेलिटस है, और जिसमें ब्लड पतला हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा होगा, मतलब सॉरी, ब्लड पतला नहीं होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड कंसनट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन पतला हो जाएगा, तो यूरिन का जो है मोर यूरिनेशन टेक्स प्लेस। तो इतना, और भी पॉइंट्स तो बहुत हैं, पर तुम्हारे लिए ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज़ यूरीमिया। यूरीमिया देखो, कई बार ऐसा होता है कि किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती, किडनी का प्रॉपर फंक्शन अगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो यूरिया जो है, यूरिया ब्लड के अंदर आने लगी, मोर यूरिया प्रेजेंट इन ब्लड। तो जब ब्लड में ज़्यादा यूरिया होगी उस केस को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड यूरीमिया। इसको क्या बोलोगे? यूरीमिया। तो ये ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग हो जाएगी, पहले पैरों पे स्वेलिंग आती है सबसे पहले, धीरे 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 धीरे
जब यूरिया का अमाउंट क्योंकि 25 से 30 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, अगर मान लिया धीरे धीरे बढ़ रही है तो पैरों में पहले स्वेलिंग आने लगेगी धीरे धीरे, और फिर उसके पूरे फेस पर पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आएगी। तो इससे जब ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक होगा तो किडनी फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, यूरीमिया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है कि जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये बोमेंस कैप्सूल और ये होता है यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, तो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो गया, चाहे वो किसी इंजरी की वजह से, चाहे वो किसी यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या कोई ड्रग एडिक्शन, कोई ड्रग्स का इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा और यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। भाई जब इनमें इन्फ्लेमेशन है तो यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस तो इसके थ्रू होती है, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस होगी ये इसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस डिजीज़ को कई बार बहुत से कंपटीशन में पूछा हुआ है, इसको ब्राइट डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्राइट डिजीज़। इसको ब्राइट डिजीज़ भी बोला गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मायस्थीनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखो जो मायस्थीनिया ग्रेविस है ये तो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें अपनी बॉडी की जो सेल्फ इम्यूनिटी वो ही ख़त्म हो गई है, जिससे क्या होगा कि वो जो ये नहीं पहचान पाती, मतलब जो हमारी टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स ये नहीं पहचान पाती कि बॉडी की सेल्फ है या नॉन सेल्फ, मतलब बाहर से आया हुआ कुछ है एंटीजन या अपनी बॉडी की ही सेल्स हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पर नर्व्स की एंडिंग मसल से, मैंने कल भी बताया था तुम्हें, मतलब एक वीडियो में डाला हुआ है ये पूरा जहाँ मस्कुलर स्ट्रक्चर कराया था, तो इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम यहाँ की सेल्स को ही इंगेस्ट करने लगता है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये डैमेज हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन नर्व से मसल्स को मिलनी है वो मसल्स को नहीं मिल पाएंगे, स्केलेटल मसल्स यहाँ पर मतलब डैमेज्ड हो जाएंगी एंड पैरालिसिस ऑफ द जो भी पार्ट है उसका पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑटो इम्यून डिजीज मायस्थीनिया ग्रेविस। दूसरी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये इसमें स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मसल्स की प्रॉब्लम है, और ये एक ऑटो इम्यून ये एक ऑटोसोमल, ऑटो इम्यून तो ये है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल 12th में पढ़ोगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट, ये सब पढ़ोगे। तो ये एक ऑटोनॉमिक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है जो कि मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है, तो वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाती, जिससे 11 साल का जो बच्चा जब होगा तो वो स्केलेटल मसल्स धीरे धीरे डिजनरेट होने लगेंगी और वो बच्चा व्हील चेयर पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसका जो भी वॉलेंट्री मसल्स जहाँ भी होंगी कि बोलने का काम वो नहीं बोल पाएगा, हाथ पैर हिलाने का काम वो नहीं कर पाएगा, तो इसको बोला जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, अगला नेक्स्ट आता है इसमें, एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? देखो अगर किसी वजह से, चाहे वो यूरीमिया कंडीशन है, चाहे शुगर की प्रॉब्लम है, किसी वजह से किडनी फेलियर हो चुका है, मतलब किडनी जो है किडनी फेल हो गई हैं, किडनी काम नहीं कर रही हैं, तो उन पेशेंट्स को मतलब उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए कि किस तरीके से वो सरवाइव करें, तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारा किडनी फ़िल्टर करती हैं, कि यूरिया को, यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को, इनको फ़िल्टर करती है, उसको एक मशीन के थ्रू मतलब फ़िल्टर कराया जाता है हॉस्पिटल में जाके, तो इसको बोला जाता है हीमोडायलाइसिस। ठीक है, हीमोडायलाइसिस के लिए मान लो पेशेंट है तो उसकी जो रीनल आर्टरी, ध्यान रखोगे, रीनल आर्टरी से ब्लड निकलता रहता है, ब्लड निकलेगा और निकलने के बाद वो एक डायलाइजिंग यूनिट में जाता है। ये डायलाइजिंग यूनिट है, इससे एक ट्यूब जुड़ी होती है, सेलोफेन ट्यूब,
ये जुड़ी होती है, और सेलोफेन ट्यूब को जो डायलाइजिंग यूनिट है, बाहर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे। ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लड के अंदर हैं, एक्सेप्ट क्या नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ इसमें नहीं होती। पर एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या होता है कि जब ब्लड को निकाला जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू, मतलब उस पेशेंट के बॉडी का रीनल आर्टरी से उस ट्यूब में कनेक्शन किया जाता है, पर उससे पहले इसमें एक एंटी कोएगुलेंट डालते हैं। एंटी कोएगुलेंट, जैसे बाहर निकलने पर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए, क्योंकि ब्लड तो बाहर निकलते ही क्लॉट हो जाएगा उसका, तो पेशेंट का पूरा ब्लड जम जाएगा। तो पहले एंटी कोएगुलेंट हिपेरिन डालते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर लेते हैं, और उसके बाद इसको डायलाइजिंग ट्यूब में जाते हैं। जब डायलाइजिंग ट्यूब में जाता है तो बाहर क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने बताया था फ्लूइड में नहीं है, तो इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये सब निकलते रहेंगे फ्लूइड में। इस फ्लूइड को एक तरफ से ही निकलता रहता है, और जो ब्लड हैं, जो फिल्टर्ड ब्लड हैं, पेशेंट की रीनल वेन के थ्रू वापस बॉडी में आता रहता है। ध्यान रखोगे, ये मैंने रीनल आर्टरी के थ्रू निकलता है, और रीनल वेन के थ्रू ये फिर से बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने से पहले ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल करना पड़ेगा, और जो यहाँ पर एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन डाला है वहाँ पर एंटी हिपेरिन डालना है। मतलब बॉडी में एंटर कराने से पहले एक ट्यूब में से होकर पास होगा, उसमें एंटी हिपेरिन डालोगे, और मतलब एंटी हिपेरिन डालेंगे, और डालने के बाद तब इसको पेशेंट की बॉडी में चढ़ाया जाता है। तो स्टार्टिंग में तो ये होता है कि डेली कराना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाती है, उस पेशेंट को वीकली बुलाया जाता है। और बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो अगर प्यास भी लग रही है तो उनके हिसाब से क्यूब होती हैं, क्यूब को हल्का सा चूस लिया, बस गला जो है एकदम जैसे नॉर्मल हो जाता है, नरम हो गया, जिसको हम कहते हैं कि प्यास लगनी बंद हो गई, बस इतना पानी, बहुत ज़्यादा नहीं पिएंगे। और प्रिकॉशन अगर नहीं लेते हैं तो इस केस में डेथ भी जल्दी होती है। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट हीमोडायलाइसिस, डायलाइसिस और या आर्टिफिशियल किडनी। अगर बाई चांस फिर भी इससे नहीं हो पाता तो सबसे लास्ट में जो इसका इलाज होता है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी को ट्रांसप्लांट कराया जाता है, पुरानी किडनी अपनी जगह पर रहती हैं, नई किडनी को थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर के पास ही नीचे लगाया जाता है। और कोशिश ये की जाती है, क्योंकि इसमें भी बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, तो कोशिश ये की जाती है कि बिल्कुल अपने जो, मतलब या तो अपने जैसे होता है कि अपने घर के ही मेंबर हों, अगर बाहर का कोई ऑटोग्राफ्ट जिसको बोलते हैं, अगर ऑटोग्राफ एलोग्राफ्ट दो होते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि बिल्कुल ही जो क्लोज होते हैं तो उनको, क्योंकि प्रोटीन वगैरह HLA प्रोटीन, कई प्रोटीन होती हैं, सब मिलाया जाता है, नहीं तो जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये डाल दिए हैं। अब लोकोमोशन, मूवमेंट और एक्सक्रीशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।